नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर आयोग गंभीर, जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनाती। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है जो 4 फरवरी तक चलेगी। इन सब के बीच 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों विधि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। बैलेट पेपर के जरिए होने वाले मतदान के लिए 4304 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें अति संवेदनशील बूथों की संख्या 896 है। 2445 संवेदनशील बूथ है, जबकि नॉर्मल बूथों की संख्या सिर्फ 963 है। इस प्रकार से देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव में 2/3 बूथ प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील है। राज्य निर्वाचन आयोग बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार इस संबंध में जिलों को निर्देश दिया जा चुका है। जिले स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक धनबाद में सबसे ज्यादा संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। धनबाद नगर निगम के लिए होने वाले चुनाव में कुल 1074 बूथों में 643 संवेदनशील और 169 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जबकि 158 सामान्य श्रेणी के बूथ हैं। इसी तरह से रांची नगर निगम क्षेत्र में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या है। इस नगर निगम क्षेत्र में 510 संवेदनशील और 128 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ कुल 909 बूथों में से 271 सामान्य श्रेणी के बूथ हैं। इसी तरह से मेदिनी नगर नगर निगम में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 105 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील बूथ इस चुनाव में होंगे, जबकि सामान्य श्रेणी के 14 बूथ होंगे। गौरतलब है कि झारखंड में हो रहे 48 नगर निकाय क्षेत्रों में 9 नगर निगम हैं, 19 नगर परिषद हैं और नगर पंचायतों की संख्या 20 है। 3 से 4 फरवरी को झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश, तापमान में गिरावट के आसार। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। हाल के दिनों में तापमान बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों से दूरी बना ली थी, लेकिन अब ठंड दोबारा असर दिखा सकती है। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड का एहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बीते कुछ दिनों से तापमान में इजाफा होने के कारण लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इसी वजह से लोग बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलने लगे थे, लेकिन अब मौसम में बदलाव के साथ ठंड फिर लौट सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक 3 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और आसपास के मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान सुबह हल्का कोहरा छाने और बाद में आंशिक बादल रहने की संभावना है। वहीं 4 फरवरी को पश्चिमी झारखंड के साथ-साथ सिमडेगा, सरायकेला खरसावा और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। कैरव गांधी अपहरण कांड में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश घायल। उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण कांड से जुड़े 3 अपराधियों के साथ गुरुवार आधी रात को पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हुए हैं। घायल बदमाशों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस और अपराधियों के बीच ये मुठभेड़ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई। SP ने बताया कि सभी घायल अपराधियों का इलाज MGM अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है। तीनों अपराधियों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और अपहरण एवं फिरौती जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता रही है। बिहार और झारखंड में इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। घायल अपराधियों में गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा शामिल हैं। तीनों बिहार के गयाजी और नालंदा जिले के निवासी हैं। ये कैरव गांधी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार अपहरण के बाद ये फरार थे और हथियारों के साथ छिपे हुए थे। मुठभेड़ में कार्बाइन सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कैरव गांधी एक प्रमुख उद्योगपति के पुत्र हैं, जिनका अपहरण कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में ही किया गया था। 13 दिनों के बाद जमशेदपुर पुलिस ने कैरव को मुक्त करवाया था, जिसके बाद अपहरण करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। मुठभेड़ के बाद सिटी SP ने कहा कि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है और मामले की गहन जांच चल रही है।
गोड्डा में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, 4 अपराधी मोबाइल और नकदी के साथ गिरफ्तार। देवडांड थाना क्षेत्र के ग्राम परगोडी में सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर 4 संदिग्ध साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर पेट्रोलिंग टीम ने चिन्हित स्थान पर छापा मारा, जहां एक पेड़ के नीचे ये चारों संदिग्ध बैठे थे, जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे। इसके बाद हथियारबंद बलों की मदद से उन चारों संदिग्धों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया, जिन्होंने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन आरोपी लड़कों से जब मौके से भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे पेड़ के नीचे बैठकर साइबर ठगी का काम कर रहे थे और जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी आती देखी तो भागने की कोशिश की। घटना के संदर्भ में देवडांड थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नए साल में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की दिशा में ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रांची में रैश ड्राइविंग पर सख्ती, हाईवे और रिंग रोड पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। राजधानी रांची से सटे इलाकों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और रैश ड्राइविंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के आसपास के हाईवे और रिंग रोड पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में रांची ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड अथॉरिटी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच को आधिकारिक पत्र भेजा है। ट्रैफिक पुलिस ने पत्र में बताया है कि रिंग रोड और नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों की कमी के कारण रैश ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई मामलों में तेज और लापरवाह ड्राइविंग के चलते गंभीर सड़क हादसे हो चुके हैं। कैमरे लगने से ऐसे वाहन चालकों की पहचान करना आसान होगा और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों से आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिल सकेगी, जिससे पुलिस और एम्बुलेंस सेवाएं समय पर मौके पर पहुंच सकेंगी। अभी कई बार हादसों की जानकारी देर से मिलने के कारण घायलों को समय पर मदद नहीं मिल पाती है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से हाईवे और रिंग रोड के उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां स्टंटबाजी और रैश ड्राइविंग की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इन इलाकों में ट्रैफिक जवानों की तैनाती के साथ साथ मूविंग इंटरसेप्टर भी लगाए जाएंगे, ताकि नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो सके। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराधियों की पहचान और निगरानी भी आसान होगी। कई बार शहरी इलाकों में अपराध कर आरोपी रिंग रोड और हाईवे के रास्ते फरार हो जाते हैं। कैमरों की मदद से संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे लूट, छिनतई और अन्य मामलों के खुलासे में मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड अथॉरिटी और एनएच से इस योजना में सहयोग की अपील की है। प्रस्ताव में प्रमुख जंक्शन, दुर्घटना संभावित क्षेत्र और अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कैमरे लगाने की बात कही गई है। संबंधित एजेंसियों की सहमति मिलते ही योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। नगर निकाय चुनाव के लिए हथियारों का होगा वेरिफिकेशन। पलामू में है 1100 से ज्यादा लाइसेंस धारक। झारखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर पलामू में हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पलामू में 1100 से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। इसे देखते हुए 31 जनवरी से 5 फरवरी तक लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पलामू की डीसी समीरा एस ने गुरुवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया। डीसी के आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और बाद में हथियार जमा कर लिए जाएंगे। पलामू के 25 अलग अलग इलाकों में सभी हथियारों का वेरिफिकेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के माध्यम से किया जाएगा। टाउन और सदर थाना इलाके के हथियारों का वेरिफिकेशन सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे, जबकि हुसैनाबाद इलाके के हथियारों का वेरिफिकेशन अंचल अधिकारी करेंगे। संबंधित इलाके के प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे पलामू एसपी को भी सौंपा जाएगा। पलामू में सबसे ज्यादा हथियार मेदिनीनगर और हुसैनाबाद इलाकों में है। जिला प्रशासन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी लाइसेंसी हथियार जमा किए थे। गौरतलब है कि झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। गुरुवार से नामांकन शुरू हो गए हैं। 72 दिनों से लापता युवक का कुएं में मिला शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पिछले 72 दिनों से लापता युवक दर्शील बर्णवाल उर्फ सोनू का शव बरामद किया गया है। पिपराडीह रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित एक कुएं से युवक का शव पूरी तरह सड़ी गली अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और तकनीकी शाखा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला।
मौके पर मौजूद परिजनों ने मृतक के कपड़ों और मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान की। जानकारी के मुताबिक दर्शील की शादी तय हो चुकी थी और विवाह के महज 10 दिन पहले 19 नवंबर को वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। लापता होने के बाद से ही परिवार उसकी तलाश में जुटा था, लेकिन गुरुवार की शाम इस दर्दनाक अंत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इधर मृतक के परिजनों ने इस घटना को सोची समझी हत्या करार दिया है। मृतक के मामा अशोक बर्णवाल ने आरोप लगाया है कि दर्शील की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को कुएं में फेंका गया था। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर तनाव और शोक का माहौल बना हुआ है। लोहरदगा में शव यात्रा रोके जाने से तनाव, प्रशासन की मौजूदगी में कराया गया अंतिम संस्कार। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेरिंघातू सीठियो कोयल नदी घाट पर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सरना समाज के लोगों द्वारा शव यात्रा को रोके जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ को जाम कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीठियो गांव निवासी पूनिया देवी का निधन हो गया था। इसके बाद गांव के लोग शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार के लिए सीठियो नदी घाट जा रहे थे। इसी दौरान सेरिंघातू गांव के सरना समाज के लोगों ने इसे मसना का रास्ता बताते हुए शव यात्रा को रोक दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। घटना से आक्रोशित सीठियो गांव के ग्रामीणों ने शव को लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर सेन्हा थाना प्रभारी नीरज झा और अंचलाधिकारी पंकज भगत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। मामला बिगड़ता देख लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, एसडीओ अमित कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उक्त मार्ग को सरकारी रास्ता बताते हुए प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार संपन्न कराया। इस दौरान सरना समाज के लोग शव यात्रा का लगातार विरोध करते रहे। तनाव की स्थिति को देखते हुए सीठियो नदी घाट और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तथा एसएसबी की टीम तैनात कर पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इधर सीठियो गांव के लोगों ने प्रशासन से सरकारी रास्ते से शमशान घाट तक जाने के लिए स्थायी रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन स्थिति को शांत बनाए रखने में जुटा हुआ है। इस संबंध में उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह जिला प्रशासन के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या बहकावे में न आए। जिला प्रशासन ने मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना की एयरपोर्ट पर अचानक कैप्टन कूल से मुलाकात, तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अचानक महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हो गई। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि ये मुलाकात एक सुखद अवसर रही। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने इस मौके की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे झारखंड वासियों और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माही से अचानक मुलाकात हुई। उन्होंने इस मुलाकात की फोटो भी साझा की, जिसमें धोनी के साथ उनकी बातचीत और मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। वहीं कल्पना सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि हेमंत जी के साथ झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी जी से मुलाकात हुई। इस फोटो और पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। दरअसल धोनी झारखंड के लिए गर्व का प्रतीक है और उनके फैंस की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। उनके साथ मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन की ये मुलाकात झारखंड वासियों के लिए भी खास है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने धोनी से बातचीत की और उनके साथ फोटो खिंचवाई, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया गया। धोनी की लोकप्रियता आज भी उतनी ही ऊंची है जितनी उनके खेल के दिनों में थी। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उनके फैन हैं और उनकी झारखंड से जुड़ी विशेष पहचान उन्हें और भी प्रिय बनाती है। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन के साथ धोनी की ये अनायास मुलाकात क्रिकेट प्रेमियों और आम जनता के बीच खुशी का एक खास पल बन गई है। शबे बारात को लेकर जारी किया गया अलर्ट, सांप्रदायिक संवेदनशीलता को लेकर सतर्कता के निर्देश। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने शबे बारात को लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अलर्ट जारी किया है। पत्र में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पर्व के दौरान राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता और निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष 2 फरवरी को शबे बारात पर्व मनाया जाने की सूचना है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के द्वारा रात्रि के समय सभी कब्रिस्तान में अपने पुरखों की कब्र के पास एकत्रित होकर अगरबत्ती जलाने और स्थानीय मस्जिद के पास आतिशबाजी करने की परंपरा है।
इस दौरान मुस्लिम समुदाय के द्वारा रात्रि में मज़ारों और कब्रिस्तान में काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर फातिहा पढ़ी जाती है। साथ ही रात्रि में घर और मस्जिद में इबादत की जाती है। ऐसे में कब्रिस्तान जाने के क्रम में रास्तों में और मस्जिदों के पास आतिशबाजी के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता और निगरानी रखने की आवश्यकता है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा सभी जिलों को सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। निर्देश में ये बताया गया है कि पर्व के अवसर पर कब्रिस्तान में एकत्रित होकर फातिहा पढ़ने और आतिशबाजी को लेकर सूक्ष्म निगरानी रखी जाए। आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने के दौरान दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन तथा चिकित्सा की व्यवस्था संबंधित इंतजाम किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू और मुस्लिम संगठनों के ऐसे प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति जिनका लोग आदर और सम्मान करते हैं तथा अनुशासनिक तौर पर उनके विचारों को मानते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं, उनके दूरभाष नंबर अपने पास रखें और उनके संपर्क में रहें। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाए। त्योहार के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा शांति समिति की बैठक समय पर कर ली जाए। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 103 पदों पर होगी सीधी भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आवश्यक सूचना जारी कर दी है। ये परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगी और 14 फरवरी 2026 की अपराह्न 5 बजे तक चलेगी। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। सभी आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएंगे। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नियम 2021, इसके प्रथम संशोधन नियम 2021 और द्वितीय संशोधन नियम 2023 के आलोक में किया जा रहा है। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संवर्गों में नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में सर्दी की वापसी, लुढ़केगा पारा, सावधानी बरतने की सलाह, बारिश के भी आसार। झारखंड में सर्दी की फिर से वापसी होती दिख रही है। वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 29 जनवरी की सुबह से ही ठंडी हवा चलने लगी थी, जिसका असर 1 फरवरी तक दिख सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड बनी रहेगी। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। खासकर पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा जैसे क्षेत्रों में सुबह की ठंड ज्यादा असर दिखा सकती है। वहीं दिन के समय अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिससे दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम ढलते ही ठंड लौट आएगी। अगले कुछ दिनों तक सुबह सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। 2 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक फिर इजाफा होने की संभावना है, लेकिन 5 से 6 फरवरी के बीच बारिश की भी संभावना जताई गई है। लिहाजा हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने से ठंड का असर फिर से बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तरी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर झारखंड तक पहुंच रहा है। इसके कारण ठंडी हवाओं का प्रवेश हो रहा है, जिससे न्यूनतम तापमान गिर रहा है और बादल बारिश जैसी स्थिति बन रही है। यही कारण है कि दिन और रात के तापमान में स्पष्ट अंतर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से बचाव के लिए भी एहतियात रखें। बोकारो में मिला अज्ञात महिला का शव, सिर कुचलकर हत्या की आशंका। बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के समीप झाड़ियों से एक अधेड़ उम्र की अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। शव देख इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने महिला की हत्या कर बाहर से लाकर यहां फेंक दिया है।
है। महिला का चेहरा कुचला हुआ है, इसलिए पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में महिला की सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। महिला की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। महिला के पहनावे से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो किसी ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास एवं सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ कर रही है और लापता महिलाओं के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मामले को लेकर घटनास्थल पर पहुंची सेक्टर 6 थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर संगीता कुमारी ने कहा कि मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि जहां से भी मिसिंग की सूचना थी, हम लोगों ने सिटी थाना को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। अभी तक महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई है। जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया है। थाना प्रभारी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। साहिबगंज डीसी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर की बैठक। कहा, परीक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, केंद्रों पर होगी सीसीटीवी की निगरानी। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा संचालित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा कला विज्ञान एवं वाणिज्य 2026 के सफल, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संचालन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 का आयोजन जिले के कुल 37 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9:45 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा कला विज्ञान एवं वाणिज्य 2026 जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 3 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से सायं 5:15 तक आयोजित होगी। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं सतर्कता के साथ करें। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार रोकने हेतु सख्त निगरानी रखने, सीसीटीवी पर्यवेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ रखने तथा परीक्षा संबंधी सभी नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा गया। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, सतर्कता एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था, समयबद्धता, गोपनीयता एवं परीक्षार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। चांदी की कीमतों में भूचाल, महज 10 दिनों में 1 लाख की छलांग, दाम 4 लाख के पार। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। बाजार में चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर गई है। महज 10 दिनों के भीतर ही इसकी कीमत में करीब 1 लाख रुपए की उछाल आई है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब बाजार में उपलब्धता पर भी साफ दिखने लगा है। सोना चांदी कारोबारियों के अनुसार हालात ऐसे हो गए हैं कि दुकानदारों को समय पर चांदी मिलना मुश्किल हो रहा है। पूरा भुगतान करने के बावजूद चांदी की डिलीवरी में 15 से 20 दिन तक का वक्त लग रहा है। उद्योगों में चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि अगर यही रुझान बना रहा तो आने वाले दिनों में चांदी की कीमत 5 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगन के सीजन के चलते चांदी की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक ओर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उपलब्धता घटती जा रही है। इससे न सिर्फ कारोबारी बल्कि निवेशक और औद्योगिक इकाइयां भी तेजी से चांदी की खरीद कर रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 जनवरी को रांची में चांदी का भाव 3,06,000 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 4,06,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। यानी सिर्फ 10 दिनों में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। 20 जनवरी को रांची में जेवराती सोना 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,67,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस तरह 10 दिनों में सोने की कीमत में 32,700 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। पलामू में लाखों रुपयों की अफीम और शराब जब्त, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। पंजाब जा रही थी अफीम की खेप।
पुलिस ने अवैध अफीम एवं शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम की तस्करी के आरोप में 2 जबकि शराब तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कार्रवाई पलामू के सदर थाना की पुलिस ने की है। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम की एक बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की थी। इसी क्रम में एक ऑटो को भी रोककर चेक किया। ऑटो से पुलिस ने 2 व्यक्तियों के बैग से 800 ग्राम अफीम बरामद की। गिरफ्तार आरोपी सुचित भुइयां पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के पथरा कला का, जबकि कुलेंद्र भुइयां चतरा के लावालौंग रिमी रामपुर का रहने वाला है। अफीम की पंजाब के इलाके में तस्करी होने वाली थी। एक दूसरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप को जब्त किया। जब्त शराब की तस्करी पानी सप्लाई के बिल के नाम पर की जा रही थी। पुलिस के अनुसार शराब की खेप को रांची के लालपुर से खरीदा गया था और बिहार के औरंगाबाद के इलाके में इसकी तस्करी होने वाली थी। शराब की खेप के साथ रांची के उरमांझी के रहने वाले सरोज प्रजापति और चान्हो के रहने वाले सुरेंद्र महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अफीम की तस्करी पंजाब के इलाके में होने वाली थी, जबकि बिहार के इलाके में शराब की तस्करी होने वाली थी। शराब के साथ पानी का इनवॉइस बिल रखा गया था। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। पुलिस की कार्रवाई में डीएसपी राजीव रंजन, राजेश यादव, इंस्पेक्टर सुरेश राम, सदर थाना प्रभारी लालजी, सब इंस्पेक्टर नीरज एवं एएसआई नबी अंसारी शामिल थे। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गलियारे में चहल पहल बढ़ गई है। देवघर जिले में भी चुनावी तैयारियां अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। मेयर पद के संभावित उम्मीदवार बाबा बलियासे का कहना है कि वे वर्षों से लगातार जनता के बीच रहकर सेवा करते आ रहे हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो या सामान्य दिन। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद को प्राथमिकता दी है। समाज सेवा को वे अपने परिवार की परंपरा बताते हैं। बाबा बलियासे का दावा है कि जनता उनके कार्यों से भली भांति परिचित है और यही विश्वास चुनाव परिणामों में दिखाई देगा। वहीं मेयर पद के दूसरे संभावित प्रत्याशी सूरज झा का कहना है कि वे चुनाव से पहले भी समाजसेवी के रूप में लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। सूरज झा ने कहा कि यदि जनता उन्हें मेयर बनने का अवसर देती है तो शहर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पेयजल संकट का समाधान और स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने मेयर बनने के बाद हर वार्ड में पुस्तकालय, बच्चों के लिए खेल मैदान, बुजुर्गों के घूमने के लिए पार्क और सड़कों पर सोलर लाइट लगाने की भी बात कही। इधर वार्ड पार्षद पद की संभावित प्रत्याशी शैलजा देवी ने बताया कि वे पहले भी जनता की सेवा कर चुकी हैं और वार्ड पार्षद के रूप में उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा और एक बार फिर जनता उन्हें वार्ड की सेवा का अवसर देगी। संभावित प्रत्याशियों का कहना है कि चुनाव की समय सीमा भले ही कम हो, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया समय जनसंपर्क के लिए पर्याप्त है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपने अपने वार्ड और क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि इस बार देवघर नगर निगम चुनाव बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि चुनावी मैदान में कई चर्चित और अनुभवी चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और मतगणना के बाद देवघर नगर निगम की सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाती है। चुनावी रण में कौन रणबांकुरा साबित होगा, इसका फैसला जनता के वोट से होगा। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।